क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम का थ्योरी और ये इनहेरिटेंस कैसे करता है ये दिया गया था किनके द्वारा? सटन एंड बोवेरी। कब दिया गया था? 1902। ये याद रखना है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये वन वर्ड के क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइक एमसीक्यू, और आपके नीट के क्वेश्चंस में भी इनके बारे में चर्चा की गई है। साइलेंट फीचर आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन में दे सकता है या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में दे सकता है लॉन्ग में। तो लेट्स स्टार्ट विद द सटन एंड बोवेरी। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने वाला कैरेक्टर। तो मेंडल ने पहले ही ये बताया था कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो जाते हैं और वो कैरेक्टर सदैव जनरेशन टू जनरेशन जाता है, जो कि एक जनरेशन पूल भी बनाता है। क्या बनाता है? जनरेशन पूल। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यही थ्योरी को फिर आगे जाके मेंडल ने जो काम किया था फैक्टर्स एलील्स के ऊपर, उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका 2 नाम था, सटन एंड बोवेरी, और 1902 में इन्होंने एक थ्योरी दिखा। उस थ्योरी का नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी ये जो कैरेक्टर होते हैं वो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं और यही क्रोमोसोम्स जो होता है वो पेरेंट से कहां पे जाएगा? ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनका जो काम था, इनके काम में ये कहा गया कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डब्ल्यूएस सटन एंड बोवेरी इन 1902। इसको कर लीजिएगा VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले कौन है? सटन एंड बोवेरी। कब दिए थे? 1902 में दिए थे। नेक्स्ट बात क्या था इसमें? ये थ्योरी स्टेट्स करता था, यानी ये थ्योरी ये बताता था कि जो क्रोमोसोम है वो एक व्हीकल के जैसा यूज होगा। व्हीकल का मतलब गाड़ी है ना, व्हीकल का मतलब वही गाड़ी जो वाहक होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाला। ये क्रोमोसोम्स जो है आर व्हीकल है। किसका भैया? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का। किसका? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का। यानी अगर पेरेंट है, और हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है भैया? ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स पाया जाता है, और इसमें 1 पेयर जो क्रोमोसोम होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब बात होगा इसी का, किसका बात होगा? सेक्स क्रोमोसोम का। अब ये सेक्स क्रोमोसोम जो है यहाँ से, यानी मेल प्लस फीमेल के जुड़ने के बाद ये ऑफस्प्रिंग में चला गया। किसमें चला गया? ऑफस्प्रिंग। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था 1 पेयर का, ये दोनों का मिलकर ऑफस्प्रिंग में गया था। क्रोमोसोम के थ्रू ही गया, क्योंकि क्रोमोसोम ही मिला, तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या बन गया? व्हीकल बन गया। क्या बन गया? व्हीकल। तो आर व्हीकल ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन एज जीन्स आर पेरेंट ओवर प्रेजेंट ओवर देम। यानी ये जो क्रोमोसोम के ऊपर जो भी एक्सप्रेशन और जीन्स के रूप में मौजूद रहेगा, जो भी चीज ये जो भी प्रेजेंट होगा, ये सारी चीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के रूप में क्रोमोसोम के थ्रू एज अ व्हीकल के रूप में ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा। इसके फीचर क्या थे? क्या साइलेंट फीचर थे? कैसे गया? यानी साइलेंट फीचर का मतलब होता है कुछ महत्वपूर्ण बात क्या है इसको लेके, क्रोमोसोम थ्योरी को लेके। तो सबसे पहले बात है गैमीट। गैमीट क्या होता है? गैमीट होता है जैसे मेल और फीमेल का, है ना। हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने ये पढ़ा था कि मेल प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट, फीमेल प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट, यानी ओवम एंड स्पर्म, दीज आर द गैमीट। ये गैमीट है भैया। और ये गैमीट जो होता है सर्व एज अ ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है फूल, ठीक है ना, बिटवीन 2 सक्सेसिव जनरेशन। अब मैंने बात किया 2 सक्सेसिव जनरेशन, कौन? एक हो गया पेरेंट, द फर्स्ट वन, और दूसरा हो गया ऑफस्प्रिंग। यानी 2 सक्सेसिव जनरेशन के बीच में एक जो कड़ी बनाएगा, ये इसका गैमीट बनाता है, जिसमें गैमीट जो होता है क्रोमोसोम होता है वही, और ये बनाया ब्रीज। ब्रीज का मतलब पूल, जिसमें इस ऑफस्प्रिंग का अधिकतर से अधिकतर इंफॉर्मेशन इसके पेरेंट के बारे में मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि किस पेरेंट से आया है। समझ में आया? कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट आते हैं द सेकंड वन लाइन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्ले एन इक्वल रोल। क्यों इक्वल रोल प्ले करेगा ये वाला? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेल का एक गैमेट और फीमेल का एक गैमेट, तो 50% मेल का और 50% भैया फीमेल का। तो दैट्स व्हाई ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. इक्वल हो गया। The breeze यदि बोला कि an equal role in contributing hereditary components for future generation, यानी जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो भी हेरिडिटरी कंपोनेंट वो आएगा, ये कंट्रीब्यूशन होगा मेल और फीमेल का दोनों का इक्वली पार्ट, यानी 50% मेल का 50% फीमेल का। यानी 1 जो होगा, 1 जो गैमेट होगा, जैसे गैमेट हम लोग जानते हैं
कि जो होता है मेल और फीमेल में वो होता है डिप्लॉयड इन नेचर में, लेकिन सेक्स गैमिट जो होता है कॉपुलेशन के दौरान जब वो मेट करेगा मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा भैया, वो हैप्लॉइड रूप में जाएगा, ठीक है ना, यानी एन के रूप में जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये एन और एन दोनों मिलके क्या बना दिया, 2n बना दिया, और यही 2n जो होता है वो 100% में होता है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा इसमें यानी इक्वल पार्ट आता है। द थर्ड लाइन, ओनली द न्यूक्लियस, बहुआ किसका, स्पर्म का, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस, ये ही दोनों कंबाइन करता है। मैंने रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाया होगा, जब आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन टॉपिक, तो कि मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन के दौरान जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म में 3 पार्ट होता है ना, ऐसे देखा जाए तो 4 पार्ट, एक होता है एक्रोसोम, हेड, नेक, ठीक है ना, मिडिल पीस और टेल। यहाँ पे तो एक्रोसोम हेड के पार्ट में ही आ जाता है, और फीमेल के पास होता है ओवम, ओवम के बीच में होता है न्यूक्लियस, और स्पर्म के हेड के बीच में होता है न्यूक्लियस। पढ़ा होगा ना जो राउंड वाला न्यूक्लियस था, यही दोनों न्यूक्लियस जुड़ता है, और जुड़ने के बाद फिर क्या बन जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ओनली द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म कंबाइंड विद ओवम, thus the hereditary information contained in the nucleus। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कर सकता है कि the hereditary information is contained in which part of the cell, सेल के किस पार्ट में हो रहेगा, तो सेल के न्यूक्लियस के पार्ट में जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होता है, समझ में आया? दैट्स व्हाई सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका न्यूक्लियस ही। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज न्यूक्लियस, बिकॉज़ न्यूक्लियस होता है वही कंट्रोल सेंटर कहलाता है सभी चीज को। आगे बढ़े, चलिए द नेक्स्ट लाइन है, क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विद द सेल डिवीजन। एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, यही था, और इसके अंदर में एक इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। ये न्यूक्लियस के साथ होता है, इसीलिए ये सेल डिवीजन में बहुत ही हेल्प करता है, द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन करने का मतलब क्या, सेल को जब टूटता है तो सेल के टूटने में सबसे पहले कौन टूटेगा भैया, न्यूक्लियस ही टूटता है। तो न्यूक्लियस जब कार्योकाइनेसिस होगा तो डेफिनेटली इसके अंदर के पार्ट का भी डिवीजन होगा, क्रोमेटिन फाइबर का भी, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखेगा, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन दूसरे में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के रूप में। एनी टाइप ऑफ डिलीशन और एडिशन, अब कहिएगा सर ये क्या होता है भैया, ये होता है कि किसी भी प्रकार का क्रोमोसोमल में एडिशन और डिलीशन जो होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। इन द क्रोमोसोम कैन काउज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग बीइंग में वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल काउज करेगा। यहाँ पे हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं कब, जब डीएनए में अफेक्टेड होता है तब, लेकिन ये बात करें क्रोमोसोम, तो आपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में सुना होगा, म्यूटेशन दैट हैपेंस इनसाइड द डीएनए, डीएनए के अगर कोडोन में चेंजमेंट होता है तब म्यूटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है तो प्रॉब्लम होगा। जैसे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, यानी 23 क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 27, क्या बोलते हैं 23 पे है ना 24 क्रोमोसोम। तो इस तरीके से क्रोमोसोम का अगर बढ़ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कितना क्रोमोसोम होता है 23, ठीक है ना, 23 यानी 46 नंबर में, इसमें अगर एक क्रोमोसोम और जुड़ जाता है तो बन जाता है 47, अगर 46 में एक घट जाता है तो बन जाता है 45। यही दोनों को बोलते हैं, को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और ये सिंड्रोम जो होता है क्रोमोसोम की वजह से होता है, जिसमें वो स्ट्रक्चरल फंक्शन जेंडर चेंज हो जाएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और एक डाउन सिंड्रोम में आपको देखने के लिए मिलता है कि उसका मुंह स्टाउच हो जाएगा, राउंड इस तरीके से हाथ वाथ हो जाता है, ठीक है। और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में आपको दिखेगा वही सेंटर का चेंज, उससे क्या 44 प्लस XY, हाँ XY ऐसे करके चेंज हो जाता है, तो 44 प्लस XY हो जाता है। अगर X ज्यादा आ जाएगा तो वो फीमेल का कैरेक्टर ज्यादा लेकेगा, फीमेल और मेल दोनों रहेगा। आगे जाके पढ़ना आइए सेक्स क्रोमोसोमल में, ठीक है ना, वो आगे जाके और क्लियर करेंगे। हाँ, now the paired condition of both chromosome as well as Mendelian factor, यानी यहाँ पे बात जो बोल रहा है कि जो paired condition है, यानी क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होंगे, ठीक है, both chromosome as well as the Mendelian factor जो मेंडल ने बताया, ये दोनों, जैसे जो सटन बोवेन ने बताया, ये मेंडल के फैक्टर्स को उन्होंने साथ में रखा, यानी मेंडल्स ने जितनी भी बात कही वो सटन ने बोवेन ने कही, लेकिन कुछ और बेहतरीन तरीके से अपनी थ्योरी को इन्होंने पेश किया। तो मेंडल ने बात किया था कि जो भी कैरेक्टर होगा क्रोमोसोम का वो रिस्टोर्ड हो जाएगा, यानी फिर से हम बात कर रहे हैं कि ये एक न्यू ऑफ स्प्रिंग बना, बस समझिएगा ध्यान से, ये न्यू ऑफ स्प्रिंग बना, तो ये न्यू ऑफ स्प्रिंग में कितना क्रोमोसोम 23 पेयर, बिल्कुल।
और हम लोग जानते हैं कि सेक्स के दौरान कितना क्रोमोसोम N और N आता है ना, तो ये 2N से डिप्लॉइड बना, यानी ये क्रोमोसोम जो था एक समय में कम था, लेकिन ऑफस्प्रिंग में आते आते ये पूरा डिस्टोर्ड हो गया कि नहीं हुआ? यही टॉपिक बोल रहा है डिस्टोरेशन, ठीक है ना, यानी द कंडीशन बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान ये रिस्टोर्ड हो जाएगा। और इन द लास्ट पॉइंट, अगर हमको सेक्स डिटरमिनेशन करना है, डिटरमिनेशन ऑफ द सेक्स इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल ऑफ द एंड प्लांट, एनिमल ऑफ प्लांट में इज अफेक्टेड बाय द स्पेसिफिक क्रोमोसोम, These chromosome are called sex chromosome। यही देखिए, सेक्स क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग हम लोग सेक्स को डिटरमाइन कर देते हैं, ठीक है ना, कि क्या प्रभावित हो रहा है, क्या अफेक्टेड कर रहा है। अगर हम लोग बात किए, बिल्कुल आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, और 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर एक सेक्स हुआ तो कौन सा क्रोमोसोमल से ऑफस्प्रिंग बनेगा भैया? गर्ल बनेगा, फीमेल, ठीक है ना। अगर XY हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेल। तो ये क्रोमोसोम आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसी तरीके से प्लांट्स में भी आपको बहुत तरीके के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाता है किसी भी प्रकार से। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन बोये ने इतनी सारी बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जेनेटिक्स में जितनी भी बातें होंगी वो आपके क्रोमोसोम, डीएनए, इसी से रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत क्या? नो सर। कोई डाउट है? No, sir। फिर से एक बार फ्लैशबैक में आते हैं। क्रोमोसोम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? कब दिया? 1902। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो होता है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। इसके कुछ साइलेंट फीचर थे जो मैंने बता दिया, यानी न्यूक्लियस ही वो पार्ट है जो न्यूक्लियस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को रखता है, और मेल और फीमेल का न्यूक्लियस दोनों फ्यूज करेगा तो उसका इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में जाएगा ही जाएगा। मेल और फीमेल का दोनों का पार्ट जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना, इक्वलाइज होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, अगर सेक्स डिटरमिनेशन करना होगा तो हमको इसी की थ्योरी के बेस पर हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं। कोई डाउट क्या? नो सर। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।